गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो सीसी जिसको बोला जाता है, और उत्तराखंड एलटी के अगर सिलेबस की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में ये हमें टॉपिक दिया हुआ है, सीसी करके आप देख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और कॉन्टिन्यूस वर्ड तो आपने सुना होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार, यानी कि काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो रखा है। जैसे कि टेंसेस में भी आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यू होना, प्रोग्रेस पे होना। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, ठीक है, विस्तृत जिसको बोलते हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन होता है। दो वर्ड हैं, इवैल्यूएशन और इवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशन जो होता है ये विकास को बोला जाता है, और इवैल्यूएशन जो होता है वैल्यू, वैल्यू यानी कि मूल्य से मतलब है, तो जिसको बोलते हैं मूल्यांकन। तो इसमें हम लगभग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी हमने ले रखे हैं, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इसमें सीसी पे बेस्ड। और इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि सीसी है क्या। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखिए, इसमें शिक्षा का उद्देश्य आप देख सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों के सर्वांगीण विकास से ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, मेंटल हो, फिजिकल हो या कल्चरल हो, ठीक है, किसी भी फील्ड की अगर बात करें। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको बोला जाता है, ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की। कब की इन्होंने शुरुआत? अगर बात करें सीबीएसई ने कब शुरुआत की, तो 2009 में की थी। ठीक है, कब की थी? 2009 में की थी इन्होंने शुरुआत। और सीसी को इन्होंने लागू किया था, किसने? सीबीएसई के द्वारा सबसे पहले जो है सन 2009 में सीसी को लागू किया गया। और ये कौन सी क्लास में इसको लागू किया गया? क्लास 9th में। सर्वप्रथम कौन सी क्लास में लागू किया गया? क्लास 9th में। और सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया। कब किया गया? 2009 में। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब पूरे देश में अगर सीसी की बात करें तो सीसी पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010। ये डेट आपने सुनी हुई होगी, 1 अप्रैल 2010। आरटीई से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित। तो 1 अप्रैल 2010 से जो है ये पूरे देश में लागू हो गया, सीसी, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। तो पूरे देश में कब से लागू हुआ सीसी? 1 अप्रैल 2010 से। और सीबीएसई ने इसको कब से जो है शुरू किया, लागू किया? सीबीएसई ने इसको 2009 में। और कौन सी क्लास से किया? क्लास 9th। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब ये इससे पहले एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो सीसी है इसका जो सजेशन था वो किसने दिया था? सुझाव किसने दिया इसका? तो सुझाव किसने दिया था इसका? सुझाव दिया था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, ठीक है, एनईपी बोल सकते हैं, 1986। एनईपी बोलिए या एनपीई बोलिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बोलिए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1986 ने जो है इसका सुझाव, सर्वप्रथम इसका सुझाव किसने दिया अगर पूछा जाता है तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसका सुझाव दिया। और जो है इसके बाद अगर बात की जाए तो एनसीएफ यानी कि जिसको बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ 2005 आपने सुना होगा, बुक्स में भी रहता है ये, बुक के फ्रंट पेज में भी आप देखें फॉरवर्ड जहाँ पे रहता है। तो एनसीएफ 2005 ने जो है इसको सह शैक्षिक बोलते हैं जिसको, ठीक है, सह शैक्षिक को एजुकेशनल बोल सकते हैं, जो एक्टिविटीज थी पे बल दिया। एनसीएफ ने क्या किया? एनसीएफ 2000 जो है 5 यानी कि एनसीएफ 2005 ने सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया। और सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल देने का मतलब है कहीं ना कहीं जब सह शैक्षिक गतिविधियां होंगी तो उनका मूल्यांकन भी होगा, ठीक। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने इसके बारे में डिस्कस किए। अब बात करते हैं जो की पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं। सतत का मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है। सतत का मतलब है रेगुलर, नियमित। सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, ठीक है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अब बात करें कॉन्टिन्यूस जो इवैल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूस की अगर बात की जाए, इसमें
दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय पर आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। जो क्लासरूम के अंदर जो ठीक है जो टीचिंग वगैरह होती है, जो इसमें दिया है देख सकते हैं आप, विषय पर आधारित है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उनसे रिलेटेड तो जो है असेसमेंट होगा ही होगा। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे आधारित भी मूल्यांकन होगा, ये बताया जा रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की जाए, इसमें कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लगातार कौन सा होगा, देखिए कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आपने सीटेट के लिए भी पढ़ा होगा उस टाइम पे इस टॉपिक को, तो इसमें दो टाइप की आपने पढ़ी होंगी, एक फॉर्मेटिव, एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जिसको बोलते हैं निर्माणात्मक, फॉर्मेशन निर्माण करना किसी चीज का, और दूसरा होता है समेटिव। समेशन से मतलब है समेटिव, यानी कि संकलनात्मक, टोटल। फॉर्मेटिव जो है, इसको अगर इससे रिलेटेड जैसे सीटेट में आपने क्वेश्चन देखा होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। फॉर का मतलब होता है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन कब बनेगी, ड्यूरिंग चलेगी ना, ये प्रोसेस कब चलती है, ड्यूरिंग चलती है, लर्निंग के दौरान, ठीक है। लर्निंग के दौरान जो है, जो यहाँ पे असेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो फॉर्मेटिव कहलाएगा। ड्यूरिंग जो होगा इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेशन फॉर लर्निंग, अब याद रखिएगा। और जो ये समेटिव होता है, समेटिव को क्या बोला जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। किसका, लर्निंग का असेसमेंट होगा। ये तो लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रहा है, ये लर्निंग का असेसमेंट होगा, जो सीख रखा है उसका असेसमेंट होगा इसमें समेटिव में। इसके अलावा एक चीज और होती है, एक फॉर होता है असेसमेंट, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक पढ़ा होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है वो स्टूडेंट खुद से करते हैं, जिसको सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, जैसे अपने साथियों के साथ सीख रहे हैं तो वहां पे भी वो अपने उसका आकलन कर सकते हैं, अपने नॉलेज का, यानी कि चेक कर सकते हैं कि किस स्तर तक उन्होंने सीख रखा है, ठीक है। और दूसरा ड्यूरिंग होता है, ये आपको पता है, फॉर लर्निंग। और तीसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, ये समेटिव का पार्ट होता है। और अगर एज लर्निंग और फॉर लर्निंग की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये फॉर्मेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव तो फॉर लर्निंग हो गया, इसके साथ साथ जो फॉर्मेटिव के अंतर्गत जो वो आएगा, हम कह रहे थे अभी क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, दोनों किस में आ जाएंगे, फॉर्मेटिव के अंदर। फॉर्मेटिव के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, एक तो फॉर लर्निंग आएगा, एक एज लर्निंग आएगा, समेटिव के अंदर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आएगा। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए इसी में क्या कह रहा है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्यापक को जिसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है, जो कि टोटल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक। तो इसमें व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या चीजें आएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव में दो टाइप के होते हैं, एक तो स्कॉलिस्टिक हो जाते हैं और दूसरा को स्कॉलिस्टिक। एक तो जिनको बोलते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, दूसरा सह शैक्षिक क्षेत्र से, जो हम अभी बात कर रहे थे, सह शैक्षिक क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, और पहले वाले कौन से हो जाएंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र से। अब संज्ञानात्मक में की बात करें तो संज्ञानात्मक में हमारे पास दो आ जाएंगे, जो संज्ञान से रिलेटेड, जैसे हमने बात की, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें एफए और ऐसे जो अभी हमने बात की वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है, संज्ञानात्मक। और सह शैक्षिक वाले में क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें जो भावात्मक हैं या गत्यात्मक जिनको बोलते हैं, उनसे रिलेटेड, उन क्षेत्रों से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज इसमें आएंगी। जैसे इसमें लाइफ स्किल से रिलेटेड, या बोल सकते हैं आर्ट या एटीट्यूड या स्पोर्ट्स, जैसे हमने कहा गत्यात्मक, तो जिसमें गति होगी, कहने का मतलब है जिसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगी। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। व्यापक से आशय बच्चे के समस्त कौशलों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होते हैं। संवेगात्मक हमने बताया ना, संवेग से मतलब है भाव से हमने बात की, गत्यात्मक की बात की इसमें शारीरिक, ठीक है। तो नागरिक बनने के लिए
एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है कि इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। अब जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो कहाँ पे होता है? एट द एंड ऑफ द सेशन, सत्र के अंत में होता है। और जो हमने कॉन्टिन्यूस बोला वो ड्यूरिंग चलता है, वो लर्निंग के दौरान चलता है। और जो व्यापक की अगर हमने बात की, ये किस में होता है? अंत में होता है सत्र के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापक आकलन अवलोकन चर्चा साक्षात्कार आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसको किस माध्यम से किया जा सकता है? अवलोकन के माध्यम से, डिस्कशन यानी कि चर्चा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से आदि, इन चीज़ों के माध्यम से इसको किया जा सकता है। अब सीसी के उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य क्या हैं? मूल्यांकन की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी बनी रहे, नियमितता पर जोर देना, एक बच्चे की वृद्धि के दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक। शैक्षिक में हमने बताया जैसे स्कॉलस्टिक का भी हमने संज्ञान से रिलेटेड बात की। सह शैक्षिक में जैसे अदर एक्टिविटीज आ जाती हैं। दोनों पहलुओं का क्या करना? आकलन करना। विचार प्रक्रिया पर जोर देना, स्मृति पर जोर नहीं देना। किस पे? थॉट प्रोसेस पे यहाँ पे जोर देना है इसका उद्देश्य सीसी का, यानी कि स्मृति यानी कि रटने को कम करना। आवश्यक सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों को रिकॉर्ड करना। नैदानिक और उपचारात्मक, एक डायग्नोस्टिक बोलते हैं और दूसरा रेमेडियल बोलते हैं। डायग्नोस होगा, पहले उसको पहचाना जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उपचार दिया जाएगा। ठीक है। शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना, अधिक से अधिक कौशलों के साथ शिक्षार्थियों का निर्माण करना, स्किल्स डेवलप करना उनमें। ठीक है, ये थे मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। इसके साथ साथ अगर बात करें, जो एफए है वो कितना परसेंट कैरी करता है? 40%। और जो ऐसे है, एफए का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट की हमने बात की, तो 40% करता है। ठीक है, एफए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्या होता है? ड्यूरिंग। ठीक है। और दूसरा है ऐसे, ऐसे यानी कि टोटल मार्क्स की बात की जाती है, ये कितना? 60% कैरी करता है। ठीक है, तो 60% ये हो गया, 40% ये हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 100% हो गया। ठीक, अब ये जो 40% है इसमें कितने होंगे? इसमें अगर टेस्ट की बात की जाए तो इवेल्यूएशन जैसे 10-10 के कितने हो जाएंगे? 4 सेशन होंगे। और यहाँ पे 30-30 के क्या हो जाएंगे? 2 सेशन रहेंगे। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कि आपने देखा होगा, जो ड्यूरिंग होता है लर्निंग के दौरान, बच्चों की बुक्स में भी दिया रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। समेटिव की बात करें तो समेटिव कहाँ पे होता है? एंड ऑफ यूनिट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है। ये तो ड्यूरिंग होगा और ये आफ्टर लर्निंग होगा, ये सीखने के दौरान होगा, ये सीखने के बाद होगा समेटिव। ये मेन पॉइंट्स थे। और जो फॉर्मेटिव होता है वो क्या होता है? वो क्वालिटी बेस्ड होता है, गुणात्मक होता है। और जो ऐसे होता है समेटिव होता है संकलनात्मक, ये मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी बेस्ड होता है। अब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है भाषा के आकलन की प्रक्रिया। एमसीक्यूज जो है उसमें पहले नंबर का हमारे पास जो है भाषा के आकलन की प्रक्रिया। तो भाषा के आकलन की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। हम सीधे सीधे आंसर बताते हुए चलेंगे क्योंकि ऑप्शंस को रीड करने में यहाँ पे समय लग जाएगा। तो सीखने सिखाने के दौरान हमने बताया जो आकलन है, यहाँ पे असेसमेंट की बात करें तो ड्यूरिंग की बात कर रहे थे हम। ठीक है, जो भाषा सीख रहा है बच्चा तो उस दौरान जो गलतियां करेगा ड्यूरिंग चलेगा ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। भाषा से संबंधित बात चल रही है, लैंग्वेज से, जो ड्यूरिंग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दौरान चलती है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो भाषा का सतत है, कॉन्टिन्यूस जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव जो एवेल्यूएशन है उसका उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, सीखने की प्रक्रिया समझानी है उनको। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना है। ठीक है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। अब भाषा का इससे मतलब नहीं है कि अगली कक्षा में उसको प्रोन्नत करने से, ठीक है,
बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, हाँ बच्चे जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग, उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये है। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में जो है मूल्यांकन व्यवस्था को क्या करने की जरूरत है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़े तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाए है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया गया है, बच्चे की संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, भाषा में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है, पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें हम, तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है भाषा में, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना सीखा, इसी के लिए तो मूल्यांकन हो रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है, किस पर बल देता है, यानी कि किस पे एम्फेसिस करता है, जोर देते हैं, एम्फेसाइज किस पे करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम बढ़ेंगे करेक्ट आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करना। बच्चे का व्यवहार जो है और सीखने की जो प्रक्रिया है उसका क्या करना, कंटिन्यू उसका क्या करना, असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो इसके आंसर की ओर बढ़े तो इसका आंसर हो जाएगा उचित नहीं है, पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के ससंदर्भ में मूल्यांकन करता है तो ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है उचित कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखते हैं। अब सतत और व्यापक की बात की जाए तो अगर जो सेशन के अंत में होगा वहाँ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग की बात करें तो ड्यूरिंग में तो जो उसमें त्रुटियां हैं हमने कहा कि उसमें क्या करना, डायग्नोस करना, ठीक है। पहले उसकी कमियों का पता लगाना, फिर उसके हिसाब से उसको क्या देना, रेमेडी प्रदान करना, यानी कि उपचार प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, आकलन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में पूछा जा रहा है आकलन से मतलब, ठीक है। तो आकलन क्या है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, अगर भाषा के संदर्भ में बोलें तो, ठीक। मूल्यांकन का प्रयोजन है, जो मूल्यांकन है उसका प्रयोजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे मूल्यांकन का प्रयोजन पूछा जा रहा है। तो इसका प्रयोजन क्या हो जाएगा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, सर्वांगीण विकास पे बल देता है, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है तो विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना इसका प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन की अगर बात की जाए तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा वो है, यहाँ पे तत्व वो पूछा जा रहा है। सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा, सुलेख, जिसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक। और दूसरा भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चन पुटअप करना, ठीक है। और विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, जिनके अलग अलग अर्थ हों, विविध अर्थ वाले जो प्रश्न है वो पूछना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का निहितार्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। निहित अर्थ कहने का मतलब है निहितार्थ। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़े तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या है, कंटिन्यू उनका क्या होगा, असेसमेंट होगा, तो उनका जो परीक्षा संबंधी जो उनका डर है वो समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि परीक्षा के दौरान यानी कि जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है कहीं ना कहीं का जो पूरा उन्होंने साल भर जो पढ़ाई कर रखी है उसके बेस पे। या हाफ ईयरली की बात करें तो जो भय रहता है उनको, उसको क्या करना है, समाप्त करना। ड्यूरिंग चलता रहेगा असेसमेंट तो उनका डर समाप्त हो जाएगा, और जहां जहां पे कमियां होंगी तो उनको भी उन कमियों को पहचान कर उसके हिसाब से उनको क्या किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ हमने सीसी से बेस्ड कुछ सीसी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जाने। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।